35 साल। वो लड़का वहाँ जा कर के पहुँचा था जिसका नाम कैलाश होता है। पेशे से जो था दर्जी था, लेडीज टेलर। आता है, कुछ सामान लेता है और कहता है क्या बात है भाभी, काफ़ी दिन हो गए, आजकल आप कुछ ब्लाउज नहीं सिलवा रही हमसे। इस पर अंजलि जो होती है कैलाश से कहती है सिलवाया था तुमसे, लेकिन तुम जो है नाप लेने के बावजूद भी चोली जरा तंग कर देते हो। इस पर जो कैलाश होता है वो हल्की मुस्कान लिए भाभी से कहता है भाभी हम तो नाप सही लेकर के सिलते हैं, लेकिन शायद आपकी जो जवानी है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इसीलिए आपकी चोली जो है तंग हो जाती है। वो कहती है हटो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहता है भाभी इस बार मौका दो, अच्छे से नाप लूँगा और आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कहो तो अभी नाप ले लूँ, टेप तो हमारी जेब में ही होती है। इस पर अंजलि जो होती है वो कहती है कैलाश से नहीं, अभी यहाँ दुकान में नहीं, घर पर आकर इत्मीनान से ज़रा ठीक से नाप लेना। वो कहता है बताइए भाभी कब आऊँ। कहती है मैं फ़ोन करूँगी दोपहर में, तब तुम घर पर आ जाना। कहता है ठीक है। कैलाश चला जाता है। दोपहर के बाद जब उसका पति दुकान पर आकर के पहुँचता है तब अंजलि वापस घर को जाती है और घर जाने के बाद वो उस लेडीज टेलर कैलाश को फ़ोन लगाती है। कैलाश तो जैसे इंतजार में ही बैठा था, फ़ोन आते ही भागता हुआ आ जाता है। आकर के जब दरवाज़ा खटखटाता है तो दरवाज़ा खोलती है अंजलि, तो उसे देख करके भौंचक्का रह जाता है कैलाश, क्योंकि अंजलि जो थी इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज में उसके सामने खड़ी थी और उसका जो शरीर था भगवान ने कुछ इस प्रकार से बनाया था, थोड़े से भरे बदन की थी, जो देखकर आंखें चौंधिया सी गई थी कैलाश की। कहता है अरे वाह भाभी, ऐसा लगता है आप तो नाप देने के लिए पहले से ही तैयार बैठी हैं। इस पर अंजलि कहती है कि हाँ, जून का महीना है, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत लग रही थी तो बस ऐसे ही लेट गई थी कूलर के सामने, और तुम भी जो आने वाले थे। तो कहता है ठीक है। जैसे ही अंदर दाखिल होता है दरवाज़ा अंदर से बंद करके कुंडी लगा देती है। उसके बाद कहती है चलो अब नाप ले लो, और जब निकाल करके टेप नाप लेने लगता है कैलाश, उसके बाद ब्लाउज के, उसके बाद उससे कहती है तुम ठीक से नाप नहीं ले रहे हो, तुम फिर से जो है चोली मेरी तंग कर दोगे। और ये कहते हुए वो जो उसने ऊपर जो वस्त्र पहना था उसे भी निकाल देती है। कैलाश को तो मतलब अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो जो चाहता था अंदर से सब उसके सामने आज सब कुछ अपने आप होता जा रहा था, उसे कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। और जैसे ही वो ये नज़ारा देखता है पागल सा हो जाता है। कहता है फिर अंजलि जो होती है कैलाश से कहती है कि पैसे कितने लोगे। वो कहता है भाभी आपने जो दे दिया, जो दिखा दिया, इसके बाद आपसे पैसे कहाँ लेने बनते हैं। ये चीज़ तो ऐसी ऐसी तो पैसे देने के बाद भी देखने को नहीं मिलती हम जैसे को। अंजलि कहकर मुस्कुरा देती है और कहती है सिर्फ देखते ही रहोगे, कुछ करोगे नहीं। बस इतना सुनना था कि जैसे कैलाश को तो जैसे हरा सिग्नल मिल जाता है और उसके बाद वो अंजलि को वहीं पर दबोच लेता है। अंजलि तो जैसे पहले से तैयार ही बैठी थी, वो टूट पड़ती है जंगली बिल्ली की तरह कैलाश पर और उसे खींच करके लेकर जाती है बेडरूम में। और वहाँ जाने के बाद वो उस लेडीज टेलर कैलाश के साथ जो है जम करके शारीरिक संबंध बनाती है। जब तक उसकी आत्मा तृप्त नहीं हो जाती, जब वो संबंध बना रही होती है, उस वक्त अंजलि का फ़ोन लगातार बज रहा था, लेकिन अंजलि उसे साइलेंट पर कर देती है और अपने काम में व्यस्त हो जाती है। अब दोनों फ्री होते हैं तो उसके बाद जब वहाँ से निकल कर कैलाश चला जाता है, कहता है भाभी अगली बार कब आऊँ। कहती है मैं फ़ोन करूँगी तब आ जाना। कैलाश चला जाता है। उसके बाद वो अपना फ़ोन देखती है और जो नंबर था उस पर डायल करती है वापस से और उसे कहती है कि अब तुम आ जाओ, मैं जो है घर में अकेली हूँ। उसके बाद एक लड़का कुछ देर के बाद फिर से घर में आकर के पहुँचता है। ये जो लड़का था ये कोई दूसरा लड़का था और वो घर में घुसते ही अंजलि पर टूट पड़ता है और अंजलि उसके साथ भी वापस से कमरे में जाती है और उसके साथ वही सब कुछ दोहराती है जो उसने कुछ दिन पहले कैलाश के साथ किया था। आखिर ये जो दूसरा लड़का आखिर आकर के पहुंचा था, ये कौन था और अंजलि ये सब क्या कर रही थी, क्यों कर रही थी। ऐसा क्या उसका शौक था जो नए नए लड़कों को रोज घर में बुला रही थी और उसके साथ इस प्रकार का काम कर रही थी। और इसके बाद इस घटना में जो कुछ होता है, क्योंकि अंजलि जो शुरू हुई थी तो यहीं पर रुकने वाली। दोस्तों ये सच्ची कहानी है कानपुर देहात की। कानपुर देहात के रहने वाले विद्यानाथ की इकलौती बेटी, मतलब बेटियों में एक अंजलि और दो बेटे थे। दोनों बेटों की विवाह हो चुका था। अंजलि विवाह के लायक हुई, लड़का तलाश करने लगे और जब लड़का तलाश करने लगे तो एक सागर नाम के लड़के से शादी कर दी जाती है। परिवार अच्छा था, पैसे वाला था, ब्याह करके सागर के साथ चली जाती है अंजलि। वहाँ पर रहने लगती है, लेकिन परिवार का माहौल कुछ ऐसा था कि वहाँ पर पूरी उसकी सास की हुकूमत चल करती थी। जॉइंट फैमिली थी, बहुत सारे लोग थे। अब होता क्या है कि एक हफ्ते के अंदर ही घर के सारे कामकाज की जिम्मेदारी जो थी अंजलि पर डाल दी जाती है। खैर अंजलि फिर भी काम करने लगती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सागर जो था, जैसा कि बताया गया था, वो काम धंधा वो कुछ करता नहीं था। बताया था कि काम करता है, अच्छा पैसा कमाता है। विद्यानाथ ने भी जो है ढंग से कुछ शायद इंक्वायरी नहीं की थी। अंजलि को लगने लगा था कि शायद वो फंस गई है। अब बात इतनी पर ही नहीं रुकती।
वो दिन रात शराब पीता था। शराब पीने के साथ कुछ दिनों बाद अंजलि को पता चल जाता है कुछ दिनों बाद कि वो चरित्रहीन भी है। उसका जो है बाहर भी किसी दूसरी महिलाओं के साथ अवैध संबंध है। अब वो जो है शराब पी करके जब आता घर तो अंजलि जो है उसे रोकती टोकती तो उसे बुरा लगता है। वो बदतमीजी करता है, बदसलूकी करता है अंजलि के साथ। एक दिन जब सास के सामने ही अंजलि उसे बोलती है, जब वो घर पर शराब पी के आता है तो उसकी सास उल्टा अंजलि से कहती है कि तेरे बाप के पैसे की तू नहीं पीता, पीता है अपने पैसे की पीता है। और सागर जो होता है अपनी माँ का सपोर्ट जब पाता है और इतनी जब वो नशे में होता है तो अंजलि को घसीटता हुआ कमरे में ले जाता है और पहली बार उस दिन वो अंजलि के साथ मार पिटाई करता है। लेकिन अब ये जो सिलसिला शुरू हुआ, एक बार हाथ जो छोड़ा तब उसी दिन वो अंजलि के साथ मार पिटाई करने लगा। अब अंजलि ने मन बना लिया था कि वो सागर के साथ नहीं रहेगी। जैसे ही रक्षाबंधन आता है और भाई लिवाने के लिए आता है बहन को, जब रक्षाबंधन पर घर जाती है तो वापस लौट के ससुराल नहीं आती। परिवार जब बेटी को परेशान देखता है तो बेटी सारी बात कह सुनाती है। परिवार भी जो होता है अपनी बेटी का साथ देने का फैसला करता है। जब लिवाने के लिए आता है सागर तो उसके साथ जाने से साफ इनकार कर देती है और बात मामला बस खत्म हो जाता है। आपसी सहमति से दोनों के बीच तलाक हो जाता है। अब अंजलि वापस घर बैठ चुकी थी लेकिन बाप की चिंताएं बढ़ने लगी थी। एक तलाकशुदा लड़की घर में जवान बेटी कब तक बैठा के रखेंगे, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं शादी तो करना ही पड़ेगा। इससे पहले कि बेटी एकदम बह जाए, कुछ गलत हो जाए, विद्यानाथ जो होते हैं फिर से वर की तलाश करते हैं। लेकिन अब एक तलाकशुदा महिला की शादी होना, विवाह होना और उसके लिए अच्छा लड़का मिलना इतना आसान होता नहीं है। आखिरकार लड़के की तलाश जाकर खत्म होती है भोलाराम नाम का एक व्यक्ति पर। और भोलाराम जो था वो भी शादीशुदा था। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था और उसकी एक बेटी थी जिसकी उम्र इस वक्त 12 साल थी, लेकिन संपन्न था। किराने की एक दुकान थी और खुद की खेती बाड़ी थी। अच्छा खासा पैसा कमाता था। विद्यानाथ जी को जो है रिश्ता पसंद आ जाता है और इससे भी बात की जाती है तो ये भी शादी के लिए मान जाती है अंजलि और अंजलि का विवाह भोलाराम से कर दिया जाता है। अब भोलाराम के साथ विवाह करके उसके घर पर आ जाती है। अब भोलाराम का परिवार में ऐसा था कि भोलाराम और उसकी बेटी बस दोनों ही थे। लेकिन भोलाराम का छोटा भाई और उसकी पत्नी वो जो है बगल के ही घर में, मतलब एक ही घर के दो हिस्से बना दिए गए थे तो वो बीच में दीवार चली गई थी। दोनों का रास्ता अलग था, वो परिवार और ये रहा करते थे। लेकिन भोलाराम ने दूसरी शादी करके पत्नी लेकर आई। ये बात उसके भाई को और उसकी पत्नी को पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि उनकी नज़र जो है भोलाराम की जमीन जायदाद पैसे रुपए पर थी। वो सोचते थे कि अंजलि जो उसकी बेटी है भोलाराम की, कल को बड़ी हो जाएगी, ब्याह करके चली जाएगी और भोलाराम जो मरमुरा जाएगा एक समय के बाद और ये सब कुछ जो है जमीन जायदाद सब कुछ उनका हो जाएगा। लेकिन जब भोलाराम अब दूसरी पत्नी ब्याह करके लाया तो उनके मंसूबों पर पानी फिरने लगा। अब वो चिढ़ने लगे, आए दिन उनका भोलाराम से लड़ाई झगड़ा होने लगा। अब वो इस पर भी आने लगे, अंजलि पर, इसके साथ भी लड़ाई झगड़ा करने लगे। किसी न किसी बहाने से ये सब कुछ चलता रहा। लेकिन अंजलि जो थी उसने भोलाराम की बेटी को भी सगी माँ सा प्यार दिया, बहुत अच्छे तरीके से उसका पालन पोषण करने लगी। वो भी उसे मम्मी मम्मी कहने लगी, अपनी माँ ही मान लिया था। अब होता क्या था कि जो किराने की दुकान थी तो सुबह भोलाराम जा करके दुकान पर बैठता था तो अंजलि घर में काम निपटा लेती थी। उसके बाद अंजलि जा करके दुकान संभालती थी और भोलाराम जो था वो खेतों में चला जाया करता था अपने खेत। शाम तक खेतों में व्यस्त रहता, उसके बाद घर आ जाया करता था। या कभी अंजलि सुबह जाती तो भोलाराम दोपहर में दुकान पर जाता और कभी भोलाराम जो है शहर जाता सामान लाने दुकान के लिए। और खेतों के काम की वजह से इस प्रकार से जिंदगी चलने लगी। दिन आगे बढ़ने लगे लेकिन अब मामला यहाँ फंसता था कि 12 से 13 साल का डिफरेंस था अंजलि के और भोलाराम की उम्र में। अब होता क्या है कि शादी में 1 से 1.5 साल तक, 2 साल तक तो सब कुछ ठीक ठीक रहता है। लेकिन अब दोनों की उम्र में जितना जो गैप था तो भोलाराम जो था खरा नहीं उतर पा रहा था अंजलि के अरमानों पर। आप समझ रहे होंगे उसकी शारीरिक जरूरत को वो पूरी नहीं कर पा रहा था। रात को थका हारा शाम को आता, खेतों से वापस आता और रात को सोने जब जाते तो अंजलि जो है, अंजलि की जो कुछ कामनाएं, कुछ भावनाएं होती हैं उसके प्रति, और जब उसके पास उसके लिए वो जाती तो उसे धुतकार करके अलग कर देता और सो जाता। कहता अब मुझसे ऐसा कुछ नहीं होता, मैं थक चुका हूँ, थका हुआ हूँ। अंजलि अधूरी रह जाती और मन मार करके सो जाया करती थी। लेकिन ऐसा वो कब तक करती? जब उसकी भावनाएं उसके काबू से बाहर होने लगी तो उसने दूसरा रास्ता खोजने का सोचा। और जब वो दुकान पर बैठती थी तो अलग अलग लोग, लड़के सब उसकी दुकान पर आया करते थे और अंजलि से वो लोग फ्लर्ट भी किया करते थे। अंजलि भी उनके साथ खुल करके मजे लिया करती थी। बस यहीं से अंजलि की भावनाएं और ज्यादा भड़कने लगी। अब उसका संयम खुद पर से छूटने लगा था और बस ये जो लेडीज टेलर था उसके साथ अंजलि का ये सब कुछ वहां पर इस प्रकार से शुरू हो जाता है जैसा कहानी की शुरुआत में मैंने आपको बताया। अब कुछ दिन तक होता ऐसा है कि उस लेडीज टेलर कैलाश के साथ अंजलि
अवैध संबंध इसी प्रकार से चलता होता है। लेकिन इस बात की खबर जो है उसके देवर को और देवरानी को लग जाती है और ये बात जो है वो उसके पति को भोलाराम को बताते हैं। भोलाराम आकर के जब सवाल जवाब करता है अंजलि से, तो अंजलि उसे बताती है कि तुम पागल हो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम किन की बातों में आ रहे हो। अक्सर ऐसा ही होता है जब दूसरी शादी होती है और पत्नी किसी व्यक्ति की दूसरी बीवी बन करके आती है तो लोग उसके चरित्र पर ऐसे ही सवाल उठाते हैं। और रही बात तुम्हारे भाई और भाभी की, तो वो तो चाहते ही यही है कि तुम्हारी मेरी लड़ाई हो जाए और मैं यहाँ से छोड़ करके चली जाऊँ। वो तो हमेशा जब से मैं नहीं थी तभी से तुमसे लड़ते थे। उनकी नज़र तुम्हारी ज़मीन जायदाद और प्रॉपर्टी पर है और वो हम लोगों की सुख शांति देख नहीं सकते। भोलाराम जो है इसकी बातों में आ जाता है अंजलि से। वो कहता है बात तो ये सही कह रही है और वो अंजलि पर विश्वास करता है, अपने भाई भाभी पर विश्वास नहीं करता। जब अंजलि को ये बात समझ में आ चुकी थी कि जो है अब मामला थोड़ा सा काबू से बाहर है, तो कैलाश को भी जो है सतर्क कर देती है कि अब तुम तभी आओगे जब मैं तुम्हें फ़ोन करके बुलाऊंगी कि। और स्थिति को समझते हुए जो है वो फ़ोन करती कैलाश को, बुलाती, कैलाश आता, दोनों संबंध बनाते और कैलाश चला जाता। इसी प्रकार से मामला चलता रहता है। कुछ महीने बीते थे, लेकिन होता क्या है कि अंजलि जो थी वो एक नाव की सवारी करने वाली महिला रही नहीं। अब वो जो थी इससे बोर होने लगी, कैलाश से बोर होने लगी। अक्सर होता ऐसा है कि व्यक्ति किसी से बोर नहीं होता, लेकिन जब कोई नया व्यक्ति किसी की ज़िंदगी में आता है ना दोस्तों, ऐसे संबंधों में तब इंसान पहले व्यक्ति से बोर होने लगता है, उसमें कमियां नज़र आने लगती हैं क्योंकि सामने वाले व्यक्ति में उसे ज़्यादा खूबियां नज़र आने लगती हैं। और ऐसा ही होता है अंजलि के साथ। जब वहीं का एक और लड़का जिसका नाम राजू होता है, जो कि पेशे से मोटर मैकेनिक होता है, और जब वो अंजलि की दुकान पर आने लगता था, कभी गुटखा खरीदने, पान मसाला खरीदने या कुछ सामान खरीदने, अंजलि से बातें करता, तब बातें बनने में बड़ा ही उस्ताद था वो लड़का। बड़े ही मजाकिया अंदाज में फ्लर्ट किया करता था अंजलि से और अंजलि को ये बात बहुत पसंद आती थी। बस दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और दोनों के नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। रातों को चैट होने लगती है, दिन में बातें होने लगती हैं और धीरे धीरे अंजलि जो है खुद को उसे भी सौंप देती है, उसे भी घर बुलाती, उसके साथ भी इसी प्रकार से संबंध बनाती। लेकिन अंजलि अब जो दो नावों की सवारी कर रही थी, कैलाश को ये बात बिल्कुल पता नहीं थी कि अंजलि जो है किसी और के भी ये सब कुछ कर रही है साथ। और उसके पति भोला को तो पता ही नहीं था कि पत्नी उसके पीछे क्या गुल खिला रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कैलाश जो था अब वो उससे प्रेम करने लगा था, लेकिन अंजलि जो थी वो कैलाश से नहीं, वो उस मोटर मैकेनिक राजू से प्रेम करने लगी थी। उसने राजू के सामने एक बार प्रस्ताव कि हम जो है भाग चलते हैं, शादी कर लेते हैं। लेकिन राजू ने इस बात से इनकार कर दिया क्योंकि वो जो था सिर्फ मौज और मस्ती करना चाहता था अंजलि के साथ। वो शादी वादी सीरियस नहीं था। भला ऐसी महिला से कौन शादी करेगा जो इस प्रकार से चरित्रहीनता कर रही है और पहले से किसी की पत्नी है। लेकिन अंजलि अपने आप को आज भी जो है 16 साल की लड़की ही समझती थी। अब इसी प्रकार से दो नाव की सवारी तो अंजलि कर ही रही थी। अब होता क्या है कि एक दिन ऐसा होता है कि अंजलि का जो पति होता है भोलाराम, उसकी जो पुरानी ससुराल थी पहली पत्नी की, वहाँ पर कुछ प्रोग्राम होता है। तो अपनी बेटी को साथ लेकर के भोलाराम चला जाता है अपने ससुराल और अंजलि यहीं पर रह जाती है। और अंजलि के पास तो एक खुला मौका, खुला छूट थी। अगले दिन भोलाराम और बेटी जब लौट करके वापस आते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है क्योंकि उनकी दुकान आज बंद थी, जबकि अंजलि को इस वक्त दुकान में होना चाहिए था। घर जाते तो घर का जो मेन डोर था वो खुला हुआ था। अब ये अंदर जाकर आवाज़ लगाते हैं तो कहीं दिखती नहीं। बेडरूम के दरवाजे की कुंडी बाहर से बंद थी। जाकर उस कुंडी को खोलते हैं और जब दरवाज़ा खुलता है तो दोनों की चीख निकल जाती है। अंजलि जो थी इस वक्त लहूलुहान हालत में वहाँ पर पलंग के नीचे पड़ी हुई थी। चीख पुकार सुन करके आसपास के लोग जमा हो जाते हैं, पुलिस को खबर कर दी जाती है। पुलिस आकर के पहुँचती है, देखते हैं तो अंजलि जो थी उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वहाँ पर सबूत जुटाए जाते हैं, अंजलि की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। फॉरेंसिक टीम भी आ जाती है, डॉग स्क्वाड भी आकर के पहुँच जाती है। डॉग स्क्वाड जब अपने काम में लगता है, वहाँ से निकल के शराब के ठेके तक जा कर के पहुँचता है और उसके बाद डॉग स्क्वाड भी गुमराह हो जाता है, वापस घर आ जाता है। अब पुलिस जो थी बाकी के वहाँ से सारे सबूत जुटाती है। पुलिस को जो है रूम के ही वहाँ जो बाथरूम था वहीं से एक चाकू भी बरामद हो जाता है जिससे कि अंजलि को मारा गया था। वहीं खून के निशान भी मिलते हैं, मतलब कातिल ने वहीं पर जो है अपने आप को साफ भी किया था खून से और उसके वहाँ से चला गया था। अंजलि का फोन पुलिस को बरामद नहीं हुआ था। पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है और सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश करती है, लेकिन कैमरा जो था भोलाराम के घर से काफी दूर था। उस फुटेज में नजर तो आ रहा था कि कोई व्यक्ति जो है उनके घर में दाखिल हुआ है और वहां से निकल करके गया है, लेकिन काफी जूम करने के बाद, काफी कोशिश करने के बाद भी क्लियर नहीं था कि वो व्यक्ति कौन था, पहचान में नहीं आ रहा था। पुलिस अपने मुखबिर जब लगाती है, पुलिस जब पता करने की कोशिश करती है तो पता चल जाता है कि गांव में ही एक जो उसकी पत्नी थी वो चरित्र के साफ नहीं थी, ये चरित्रहीन थी। उसकी इससे जो है संबंध थे, लेकिन संबंध किससे थे ये खुलेआम
चाचा और चाची को हिरासत में ले लिया जाता है और सख्ती से पूछताछ की जाती है। लेकिन वो लाख सख्ती बरतने के बाद भी वो हर चीज़ तो कबूल कर रहे थे, लेकिन इस बात से साफ इनकार कर रहे थे कि अंजलि की हत्या में उनका कोई हाथ है। पुलिस को समझ में आ जाता है कि ये जो कह रहे हैं शायद इन लोगों का हाथ नहीं हो सकता। पुलिस जब अंजलि की कॉल डिटेल्स निकलवाती है तो अंजलि की कॉल डिटेल्स में 2 नंबर निकल करके सामने आते हैं जिन पर अंजलि की लगातार बात हुआ करती थी। और आश्चर्य नहीं होगा आपको कि वो जो नंबर जिसके होंगे, एक नंबर कैलाश का था, एक नंबर राजू का था। पुलिस जो है दोनों को ढूंढती है तो राजू तो मिल जाता है, लेकिन कैलाश जो था फरार था। पुलिस राजू को हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ करती है, वो कबूल कर लेता है उसके जो थे अनैतिक संबंध थे अंजलि के साथ, लेकिन उसने अंजलि को नहीं मारा। अब पुलिस जो होती है उसके साथ भी कड़ाई से पूछताछ करती है, लेकिन वो भी साफ इनकार करता है कि उसने अंजलि का कत्ल नहीं किया है। अब ये बात थी, जब तक कैलाश पकड़ में ना आए तब तक मामला नहीं खुल सकता। कैलाश फरार चल रहा होता है, लेकिन काफ़ी जिद्दोजहद के बाद पुलिस जो है कैलाश को भी गिरफ्तार कर लेती है और कैलाश को हिरासत में लिया जाता है। और जब कैलाश से पूछताछ की जाती है तो कैलाश टूट जाता है और कैलाश को कहानी बताता है। वो इस प्रकार से निकल करके सामने आती है कि कैलाश जो था वो प्यार करने लग गया था अंजलि से और अंजलि से शादी करना चाहता था, लेकिन अंजलि उसके लिए मना कर दी थी। चलो इस बात से भी कैलाश को कोई आपत्ति नहीं थी, जो भी था उसके संबंध में तो था। अब ये सब कुछ चल ही रहा होता है। एक दिन भोलाराम की गैर मौजूदगी में उसके घर में जाकर उसके साथ जब संबंध बना रहा होता है तो आज भी अंजलि का फ़ोन जो है लगातार बज रहा था। जैसा कि कहानी की शुरुआत में जो मैंने आपको बताया था, बजता था, लेकिन तब कैलाश ध्यान नहीं देता था। लेकिन अब कैलाश ध्यान देने लगा था कि हमेशा ये फ़ोन इसी प्रकार से बजता है और उसके सामने अंजलि फ़ोन रिसीव करके बात नहीं करती। आज भी वही हो रहा था, फ़ोन लगातार बज रहा था। कैलाश कहता है फ़ोन ले लो, अंजलि कहती नहीं और उसके बाद कैलाश के कहने पर अंजलि फ़ोन उठा लेती है और फ़ोन में सिर्फ इतना ही बोलती है, हाँ हूँ, हाँ ठीक हूँ, हाँ बाद में फ़ोन करूँगी, हाँ बोलूँगी, तब आना। ऐसे करके वो फ़ोन काट देती है। कैलाश को डाउट होता है, कैलाश पूछता है किसका फ़ोन था। अंजलि बताने को तैयार नहीं थी, बस बात पीछे बढ़ जाती है और उसके बाद कैलाश जो है ज़बरदस्ती फ़ोन छीन लेता है अंजलि का और फ़ोन देखता है तो वो फ़ोन जो था उस राजू का फ़ोन होता है। और कैलाश को समझते देर नहीं लगती कि अंजलि जो है उसे भी धोखा दे रही है, उसके साथ साथ वो राजू के साथ भी जो है संबंध में है। और अंजलि से जब ज़बरदस्ती पूछता है तो अंजलि इस बात को कबूल कर लेती है। बस कैलाश का गुस्सा यहीं से सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। वो धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहीं पर जो है अंजलि के साथ मार पिटाई करता है और इतना मारता है कि अंजलि जो है बेसुध हो जाती है। तब भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता। किचन में जाता है वहाँ और वहाँ रखा चाकू लेकर के आता है और अंजलि का गला रेत देता है और उसके बाद वहीं पर बाथरूम में जो है सब कुछ साफ सफाई करने के बाद अंजलि को फ़ोन लेकर उसका वहाँ से फरार हो जाता है। और इस प्रकार से